नमस्कार छात्राएं, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार नागनाथराव कांबळे, MA BEd MPhil PhD, महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई में हिंदी विषय लगभग 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। आज हमें 11वीं कक्षा का दूसरा घटक और दूसरे घटक में जो 2 कहानियाँ आई हैं, लघु कहानियाँ, उसमें से पहली कहानी लघु कहानी है जिसका नाम है उषा की दीपावली, जिसकी रचयिता है, लेखिका है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। उस कहानी को हमने इसके पहले की तसिका में बड़े विस्तार से देखा था। आज उसी लेखिका की यानी कि श्रीमती संतोष श्रीवास्तव की दूसरी लघु कहानी जिसका नाम है मुस्कुराती चोट, उसकी चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का परिचय देखते हैं और फिर इस कहानी में क्या कहा है उसकी चर्चा हम करते हैं और कहानी को बड़े विस्तार के साथ उसे देखते। लेखिका का परिचय हम यहाँ पर देखते हैं। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। अपने MA इतिहास हिंदी, BEd तथा पत्रकारिता की उपाधियाँ प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपके लिखने में के विषय हैं। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियाँ तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वही दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी हमें दिखाई देने लगती है। एक अल्प सा परिचय यहाँ पर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी का दिया हुआ है। इनका जन्म कहाँ पर हो गया, कब हो गया और इनकी शिक्षा, इन्होंने MA इतिहास किया है, MA हिंदी इन्होंने किया हुआ है, BEd किया है और पत्रकारिता की उपाधि भी इन्होंने हासिल की हुई है। और इनके लेखन का जो विषय रहा है वह है नारी की जागरूकता और उसकी अस्मिता को पहचान कर इन्होंने वह लिखने का प्रयास किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो कौन सी हैं। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, ये इनके कहानी संग्रह हैं। दबे पाँव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैर हम, ये इनके उपन्यास है। फागुन का मन, ये इनका ललित निबंध संग्रह है। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, इनका यात्रा संस्मरण है। इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हुए हैं, इन्होंने ललित संग्रह निबंध भी लिखा हुआ है। उसके बाद यात्रा संस्मरण भी इन्होंने लिखे हुए हैं। अब ये जो कहानी विधा यहाँ पर आई है, लघु कहानी ऐसा यहाँ पर कहा है, उसका परिचय भी यहाँ पर दिया है, उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराइयों से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हमें दिखाई देते हैं। इस विधा का परिचय यहाँ पर दिया है। जैसे हिंदी साहित्य की प्रचलित विधा है लघु कथा, यह आकार में बहुत छोटी होती है, मगर जो कहानी के जो तत्व होते हैं वह कहानी के पूरे तत्व
इसमें हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसे कम शब्दों में भी जीवन की संवेदना कहो, जीवन की पीड़ा कहो या आनंद कहो, उसे गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता जो है इस लघु कथाओं में होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। हिंदी साहित्य में बहुत सारे लेखकों ने लघु कथाएँ लिखी हुई हैं। कुछ लेखकों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं: डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार के तौर पर इनके नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिएगा पाठ परिचय में इस मुस्कुराती हुई चोट में क्या कहा है। देखिएगा, मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। ये बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। अब देखो, लघु कथा है, मगर इस लघु कथा में हमें दो समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। अब वो दो समस्याएं कौन सी हैं? एक तो आर्थिक अभाव के कारण छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है, यह एक समस्या। और दूसरी समस्या कौन सी है? बाल मजदूरी जैसी समस्या। इसे भी लेखिका संतोष शरण जी यहाँ पर दर्शाती है। हमारे भारत देश में बाल मजदूरी यह कानूनी अपराध है। फिर भी 14 साल के उम्र के बहुत सारे बच्चे, 15 साल की उम्र के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं। शिक्षा का अधिकार सबको है। कानून ने शिक्षा का अधिकार सबको दे दिया है, मगर सबको शिक्षा मिलती है ऐसा भी हमें हमारे भारत देश में दिखाई नहीं देता। पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, बच्चों को पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, मगर अपने आर्थिक अभाव के कारण वह आगे पढ़ नहीं पाते। और ऐसी कुछ समस्या हमें इस घटक में दिखाई देने लगती है जिसका नाम है मुस्कुराती चोट। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है बबलू, उसके माताजी जो है, उसकी माँ जो है, दूसरों के घर में चौका बर्तन करके जो पैसा लाती है वह उसके पिताजी की दवाइयों में और घर के खर्च में पैसा लग जाता है। इसीलिए बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई है और बबलू रद्दी जमा करने का काम करता है। वो दूसरों के घर से रद्दी लेता है और फिर अपने उस दुकानदार के यहाँ पर जाकर उसे दे देता है, और जो उससे पैसे मिलते हैं वह घर खर्च में लगा देता है, अपने माँ के काम में वह हाथ बटाता है। मगर उसके मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा है, वह पढ़ना चाहता है। और ऐसे एक दिन क्या होता है, वह एक घर में रद्दी जमा कर रहा है। तभी क्या होता है, उस रद्दी में उसे कुछ किताबें दिखाई देती हैं। उस किताबों की ओर उसकी नज़र चली जाती है। तब रद्दी बेचने वाली वह स्त्री उससे कहती है कि भाई तेरे माँ बाप तुझसे पढ़ाते नहीं क्या, तू स्कूल जाता नहीं क्या, तू ऐसा काम क्यों करता है? और फिर उसकी लड़की भी कहती भी बाल मजदूरी करना बड़ा अपराध है ना माँ, कहा जाता है वहाँ पर। और बबलू कहता है भाई मेरी पढ़ने की इच्छा थी, मगर माँ पिताजी बीमार है,
मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई है। ऐसा वह कहता है और फिर वहाँ से रद्दी लेकर वो बोरा उठाकर वह सीधा कहाँ चला जाता है, अपने घर चला जाता है। वहाँ से वह किताबें, बोरे से किताबें निकालकर अपने घर में रख देता है पहले, और रद्दी जो लाकर उस दुकानदार को दे देता है। अब दुकानदार कहता है कि भाई इसने कम रद्दी लेकर आई है, इसके पास पैसे बचे होंगे, मगर इसने तो पूरे के पूरे पैसे की रद्दी लेकर आया है वह, और उसमें से जो कुछ किताबें थी वह किताबें कहाँ रख कर आया है, घर पर रख कर आया है वह। तो दुकानदार जब उससे कहता है कि भी जा सामने की दुकान से चाय लेकर आ, तो वह कुछ कहता नहीं, और फिर दुकानदार उसे डांटता है, तूने सारे पैसे खर्च कर दिए क्या, और वो डांट खाने के बावजूद भी क्या है, मुस्कुरा रहा है। और ऐसे ही मुस्कुराते हुए जब वो घर लौटता है, वही सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की वहाँ पर उसे दिखाई देती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमें दिखाई देने लगती है। यहाँ पर कहा गया है कि उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मगर इसके पहले कहा है कि बोरा उठाता है वह, और सीधा वह घर चला जाता है। और फिर बोरा उठा सीधा घर पहुंचा, और किताबें निकाल कर उसने अलग रख दी, और फिर बोरा लेकर वह रद्दी वाले के पास चला जाता है। ऐसा संदर्भ इसके पहले आया है। फिर भी हम इसे क्या है थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। उस मालकिन को बड़ी खुशी होती है, उस लड़की को बड़ी खुशी होती है कि जिस लड़के को हमने सुबह डांट दिया था, उसके पढ़ने की जो अदम्य इच्छा है, लालसा है, उसे देखकर इसे बड़ा आश्चर्य होता है, और वह यह तय कर लेती है कि इस बच्चे के आगे की पढ़ाई का खर्च वह उठाएगी। जब वह ऐसा कहती है तो बबलू को बड़ी खुशी हो जाती है, और यहाँ पर यह कहानी पूरी हो जाए। छोटी सी कहानी है, छोटा सा सार इस कहानी का हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। ऐसे गरीब बच्चों के लिए समाज में रहने वाले जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वह पढ़ना तो चाहते हैं मगर अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण वह आगे पढ़ नहीं पाते। इसलिए जिनको जो लगता है समाज के ऐसे वर्ग में जीवन जीने वाले लोगों की मदद करने के लिए उन लोगों को आगे आना चाहिए। यही इस कहानी के माध्यम से शायद लेखिका को कहना है। हो सके तो हमें भी क्या है भाई, हमारे आस जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखना है। वे ऐसे कोई बच्चे तो नहीं हैं कि जिनकी पढ़ाई पैसों के कारण छूट गई है। वो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके पास पैसे नहीं, किताबें नहीं। ऐसे बच्चों को हो सके तो अपने अपने तरीके से हम मदद कर सकते हैं, अपने तरीके से जितना हो सके उतना। तो यह भी क्या है, इस कहानी के द्वारा हम सीख सकते हैं। ये तो देखिएगा, कहानी को हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ते हैं, और फिर पन्ना नंबर 6 पर देखिए। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। देखो, लेखिका ने यहाँ पर कहानी की शुरुआत कैसी की है। बबलू नाम का लड़का
उसकी माँ जो है दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके क्या करती है, अपने घर का गुजारा करती है। जितने भी पैसे आते हैं वह उसके पति के दवा दारू में पैसे खर्च हो जाते हैं और कुछ घर खर्च में चले जाते हैं। इसीलिए बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। बबलू की इच्छा थी कि आगे पढ़े, मगर पैसों के कारण या आर्थिक परिस्थिति के कारण वह आगे पढ़ न सका और वह माँ को सहारा देने के लिए कुछ आर्थिक मदद होगी घर खर्च में, ऐसा सोचकर बबलू घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करने का काम शुरू कर देता है। फिर भी पढ़ाई के प्रति जो उसकी लालसा है, लालसा का अर्थ होता है, देखो यहाँ पर चाह यानी कि इच्छा। पढ़ाई के प्रति लालसा उसकी बनी हुई थी। उस दिन भी वह क्या कर रहा है, तराजू पर वह रद्दी तो तौल रहा है, मगर उसकी नज़र बीच बीच में कहाँ चली जा रही है, उस रद्दी में जो स्कूल की किताबें आई हुई है बेचने के लिए, उन किताबों की ओर उसकी नज़रें लगातार बार बार चली जा रही थी। वह चाहता था कि वह किताबें उसे मिल जाए। फिर देखो आगे क्या होता है। स्कूल नहीं जाता तू, अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। अब देखो, लोगों को मालूम नहीं होता, मजबूरी में छोटे बच्चे काम करते हैं, यह समझ में नहीं आता। तो वह घर की मालकिन उससे कहती है, तू स्कूल नहीं जाता? तेरे माँ बाप तुझसे काम कराते हैं? और मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। अब तराजू का कांटा माने आपको मालूम है, जो तराजू होता है और तराजू के बीच लगी हुई जो सुई होती है उसे यहाँ पे कांटा कहा गया है। ठीक है। जब वह कांटे पर नजरें लगाकर कहती है ऐसा, तभी उसकी लड़की भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि माँ बाल मजदूरी तो अपराध है। तो स्त्री कहती है, हाँ बिल्कुल अपराध है, मगर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। अब वह स्त्री यह नहीं समझती कि बबलू की भी कोई मजबूरी होगी, बबलू की भी कोई समस्या होगी, जिस कारण बबलू जो है इस उम्र में काम कर रहा है। यह उसकी समझ में नहीं आता और वह बबलू के माँ बाप को यहाँ पर दोष देती है, एक बात। और दूसरी बात उस लड़की उठाती है कि भी बाल मजदूरी अपराध है ना? प्रश्नार्थक चिन्ह। बिल्कुल सही है। हमारे भारत देश में बाल मजदूरी बिल्कुल कानूनी अपराध है। शिक्षा से किसी भी बच्चों को वंचित नहीं रखना चाहिए, यह भी कानून कहता है, मगर फिर भी हमारे भारत देश में बहुत सारे बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित है और वह ऐसे ही काम करते हैं जिन्हें बाल मजदूरी कहा जाता है। फिर भी अपराध होते हुए भी वह क्या है, वैसे काम वह करने लगते हैं, क्योंकि उनकी भी क्या होती है, उनकी भी मजबूरी होती है और ये मजबूरी हम जैसे या उस स्त्री जैसे लोग जो है समझते नहीं हैं। फिर क्या होता है, देखो बबलू क्या कहता है। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उसके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा।
इनके बस का नहीं है पढ़ना। देखो बबलू क्या कहता है, मेरे पापा ने या मेरे पापा ने या मेरे पिताजी ने स्कूल भेज दिया था, मगर किताबों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। तो वो लड़की कहती है जो कॉलेज में पढ़ती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये जो हम किताबें बेच रहे हैं, रद्दी में डाल रहे हैं, इन किताबों के पैसे मत लो, क्योंकि किताबें इस छोटे से बच्चे के लिए काम आ जाएंगे। तो उस स्त्री को इस बच्चे पर भरोसा नहीं है। वह कहती है इनसे कुछ भी नहीं होगा, ये क्या करेंगे, हम यह किताबें इन्हें फ्री में दे देंगे और यह किताबें ले जाकर रद्दी वालों को बेच देगा, और उसके जो पैसे इसे मिलेंगे उन पैसों से वह क्या करेगा, चाट पकौड़ी वह खा लेगा। पढ़ना इनके बस की बात नहीं है, ऐसा वह स्त्री कहती है। मगर सभी बच्चे ऐसा होते हैं क्या? नहीं होते। सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, किसी की मजबूरी होती है, जैसे यहाँ पर बबलू की मजबूरी है, मगर उसकी मजबूरी को वह स्त्री समझ नहीं पाती। फिर क्या होता है देखो, बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रख दी। देखो बबलू पैसे चुका देता है पूरे उस रद्दी के, और फिर बोरा उठाकर सीधा पहले घर पहुंच जाता है। बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख देता है। अब दुकानदार ने क्या किया था, उसे जो पैसे दिए थे रद्दी के, अब जितने पैसे दिए थे उतने पैसों की रद्दी तो बबलू ले लेता है, मगर उतनी सारी रद्दी वो दुकानदार को वापस करता नहीं, क्योंकि उसमें जो किताबें आई है उस रद्दी में, उस किताबों को वह पहले घर जाकर निकाल कर, बोरे में से निकाल कर वह अपने घर में रख देता है, और फिर बोरा उठाकर, जो रद्दी थी वह रद्दी का बोरा उठाकर वह कहाँ चला जाता है, दुकानदार के पास चला जाता है। दुकानदार क्या करता है, रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे पर रख दी, और फिर दुकानदार आगे क्या कहता है बबलू को देखो, पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। देखो अब यहां पर क्या कहा गया है कि दुकानदार कहता है कि भाई तू जा, रद्दी तो हमने ले ली, अब कुछ पैसे तेरे पास बचे होंगे, और उन बचे हुए पैसों से तू क्या कर, सामने जो ठेला है उस ठेले पर चला जा, और फिर वहां से क्या कर, तू वड़ा पाव और चाय लेकर आ, उसे खाएंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, तेरा हिसाब कर देंगे पैसे का। मगर बबलू जो है टस से मस नहीं हुआ। अब यह टस से मस न होना, टस से मस न होना, इसका अर्थ है अटल रहना। यानी कि अपनी जगह पर अटल रहना, टस से मस न होना, यानी कि वह हिला नहीं। बबलू जो है उस जगह से वह हिला नहीं। तो दुकानदार को गुस्सा आ जाता है, वह झल्ला उठता है और वो कहता है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? तो बबलू कहता है कि भाई रुपए खर्च हो गए सेठ। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया।
डांट खाने के बावजूद वो मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं, वह घर की ओर लौट पड़ा। अब देखो, दुकानदार उससे कहता है कि तू लेकर आ वो चाय। तो कहता है भाई पैसे नहीं, पैसे खर्च हो गए। सेठ को बड़ा गुस्सा आ जाता है, उसे डांट दिया जाता है। बेचारा डांट सही लेता है, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है? क्योंकि उसके जीवन की जो चाह थी, वह चाह अब पूरी होने वाली है। क्योंकि उसके पास भी अब किताबें आ गई हैं। वह भी अब क्या है, स्कूल जा सकेगा। अब उसके पास भी किताबें हैं और वह घर की ओर लौट देता है, चला जा रहा है। दुकानदार ने उसे डांटा है, फिर भी डांटने की चोट उसे लगती है, फिर भी वह मुस्कुरा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा है उसकी चोट जो कैसी है, मुस्कुराती हुई चोट है। ठीक है, तो वह दुकानदार उसे डांटता है और बबलू जो है मुस्कुरा रहा है। और मुस्कुराते हुए वह घर की तरफ लौट रहा है। आखिरी परिचय देखिएगा, आखिरी परिचय में क्या कहा है। लेखिका कहती है, घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। अब बबलू की खुशी का ठिकाना न था, यानी कि उसे क्या है, बहुत खुशी होती है बबलू को। खुशी का ठिकाना न रहना यह मुहावरा है। उसे बहुत खुशी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है देखो, दुकानदार से डांट खाकर बबलू घर की तरफ लौट रहा है। अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको, एक थोड़ी सी मिस्टेक हमें दिखाई देती है कि सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की उसे रास्ते में मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि बबलू के हाथ में किताबें देख। अब बबलू के हाथ में किताबें थी क्या? ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था थोड़ा सा, एक इसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। थोड़ा सा क्या है कि भाई कि बोरा उठाकर पहुंचा, उसने बोरे घर पहुंचा, बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और किताबें निकाल कर अलग रख दी। फिर बोरा उठाकर वह कहा ना, यहाँ पर बोरा उठाकर सीधा घर पहुंचा। पहले के परिच्छेद में यह आया है और वह किताबें उसने कहाँ रख दी थी? घर में रख दी थी। फिर यहाँ पर उसके हाथ में किताबें कहाँ से आई? आप ऐसा प्रश्न पूछ सकती है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर मिस्टेक दिखाई देने लगता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके हाथ में किताबें देखकर मालकिन को आश्चर्य होता है, आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी कि अत्यधिक आश्चर्य होना, उसे अत्यधिक आश्चर्य होता है। और फिर उसने जो सुबह बबलू को कहा था कि ऐसे लोग पढ़ते नहीं, यह जो उसने कहा था, उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और फिर अपशब्द याद आ गए, ऐसा कहा है, उसे अपराध बोध महसूस होता है। और बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा देखकर वह यह निश्चय करती है कि बबलू को वह आगे से वह पढ़ाएगी। उसके पढ़ाई का जितना भी खर्चा आएगा वह स्त्री उठाएगी, ऐसा यहाँ पर आखिरी में कहा गया है। यानी कि एक दो समस्या इसमें हमें दिखाई देती है और इसी दो समस्याओं का निराकरण हमें क्या है करना है कि कोई बबलू जैसा लड़का जो समाज में रहता है, पढ़ने की उसकी लालसा है, वह शिक्षा से वंचित ना रह जाए
ऐसा हमें भी क्या है, कुछ करना है। और बाल मजदूरी को भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो बाल मजदूरी को भी क्या है, समाप्त करना है। यह भी शायद हम इस घटक के माध्यम से कह सकते हैं। घटक यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसकी कृतियाँ हम आगे की तसिका में, अगली तसिका में हम देखने का प्रयास करते हैं। रुकते हैं हम यहाँ पर। धन्यवाद।